कभी सोचा है कि बैंक से लोन लेना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? घर, गाड़ी या पर्सनल लोन लेने के लिए पेपर वर्क का भंडार भरना पड़ता है। आपकी और आपके परिवार की पूरी हिस्ट्री ली जाती है ताकि लोन डिफॉल्ट ना हो। और अगर किसी कारण से लोन डिफॉल्ट भी हो जाए तो बैंक आपकी गाड़ी, बाइक या घर तक जब्त करने से नहीं हिचकते। वही आज उसी सिस्टम में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खराब लोन पड़े हैं। ये सरकारी बैंकों के खराब लोन हैं और इनके वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। ये सरकारी बैंकों का पैसा है, यानी टैक्स भरने वालों का पैसा, यानी आपका पैसा। और ऐसे लोगों के पास भी ये गया है पैसा जो जानबूझकर इसे लौटा नहीं रहे हैं। बैंक कर्ज में डूब रहे हैं और ऐसे कॉर्पोरेट्स की अय्याशी खत्म ही नहीं होती। आज हम आवाज अड्डा में पूछ रहे हैं कि ऐसे खराब लोन के लिए जिम्मेदार कौन है और सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। जो भी ले रही वो काफी है या नहीं। इस खास चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी, एनआईपीएफपी की प्रोफेसर ईला पटनायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल अफेयर्स एडिटर पी वैद्यनाथन अय्यर, एसकेएस कैपिटल एंड रिसर्च के पोर्टफोलियो मैनेजर गिरिराज डागा, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। स्वागत है आप सबका। प्रदीप चौधरी जी, सबसे पहले बताएं कि जितनी बड़ी समस्या आज नजर आ रही है एनपीएस की, खराब लोन्स की सरकारी बैंकों में, क्या उससे रियल नंबर ज्यादा है या आज हम इसे थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये समस्या केवल सरकारी बैंकों में सीमित नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए इस समस्या को छोटे ना देखें, बल्कि इसके अंदर पूरे देश की इकोनॉमी की जो वीक हालत की दिशा दिखा रही है वो सामने आ रहा है। तो इसमें अब सवाल यह है ईला पटनायक जी कि खराब लोन इतने सारे पाइल अप हुए कैसे? इसमें क्या ऐसे भी लोग शामिल हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं लौटाते, साइफन ऑफ करते हैं, या फिर खराब इकोनॉमी की वजह से कई इंडस्ट्रीज ने दम तोड़ दिया है? दोनों कॉजेज हैं और कई जब 2004 से 7 तक ज्यादातर ये लोन लिए गए थे उस समय बहुत ऑप्टिमिज्म था, बिजनेस साइकिल कंडीशंस अलग थी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे इसमें से लोन, नियरली 40% जो खराब लोन्स हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जहां पर की तरह तरह के डिलेज हुए हैं। कुछ काफी डिलेज सरकार की परमिशंस ना मिलने की वजह से, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम से, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम से वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए और जो स्टॉल्ड हो गए उस पर भी वापस नहीं कर पाए। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि लोगों के पास बहुत कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो पैसे लेके बैठी हैं। तो उस तरह का भी जो परसेप्शन है वो भी गलत है। सब तरह से सब तरफ की गलती है, इंक्लूडिंग सरकार की। इसीलिए जब इसके सोल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लोग छुप अयाशी कर रहे हैं और इसलिए दे दें पैसा और सिर्फ कह दें कि वो दे दें पैसा तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे नहीं होगी। वैद्यनाथन अय्यर जी, आपकी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीएज राइट ऑफ हो चुके हैं, बैड लोन्स राइट ऑफ हो चुके हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या निकल कर आए कि ऐसी नौबत आई क्यों है? जी देखिए, ये 1,14,000 जो करोड़ थे वो तो सिर्फ 3 साल में राइट ऑफ किया है बैंकों ने। उसके पहले के 9 साल में सिमिलरली 1 लाख करोड़ रुपए के करीब राइट ऑफ किया गया है। तो कुल मिलाकर 2,14,000 2,20,000 तक करोड़ तक अभी तक राइट ऑफ हो चुका है। तो पिछले 3 साल में आप देखेंगे काफी ज्यादा रकम राइट ऑफ हो चुकी है। इसका फ्लिप साइड ये है कि एक बार जब बैंक अपने अकाउंट से इसे राइट ऑफ कर देता है तब उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता है रिकवर करने का। आप देखेंगे अगर 2-3 साल पहले का जो डेटा है, आरबीआई का दिया हुआ डेटा है, तो उसमें रिकवरी का इतना खराब रिकॉर्ड है बैंक्स का कि हमें ये नजर नहीं आता है कि ये वाकई में बैंक्स इस पे मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो 3 साल में राइट ऑफ डबल हुए हैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, इसके पीछे रीजंस क्या नजर आए? इन 3 साल में ऐसे क्या कारण हुए कि ये फिगर जंप हुआ है?
है कि जब तक आप राइट ऑफ नहीं मिस्टर अय्यर से मैं जानना चाह रहा हूं, आप उनसे पूछिए ना जो कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिनको कि इसकी डायरेक्ट ज्ञान है, क्योंकि राइट ऑफ जब तक आप नहीं करते तब तक टैक्स ब्रेक नहीं आता है जी। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि ये लोन कैसे खराब हुए। एक भारत सरकार की 100% ओन संस्था है नाफेड, जो कि ये चना, आलू और ये एडिबल ऑयल्स की प्रोक्योरमेंट करती है, उसने बैंकों का 5,000 करोड़ रुपया दबा दिया है। भारत की फर्टिलाइजर्स कंपनीज थी, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर, जिनको भारत सरकार से सब्सिडी मिलना था, तो बैंकों ने उस सब्सिडी के अगेंस्ट पैसा दिया, एक दिन कह दिया ये सब्सिडी वेब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी, ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। और दूसरा, आप तो ये 1,000 2,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़ या मेरे ख्याल 60,000 करोड़ लोन है जो राज्य सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, वो सब भी बैड हुआ है। और जो राइट ऑफ आप कह रहे हैं उसके अंदर 60,000 करोड़ जो किसान का लोन माफ हुआ था वो भी राइट ऑफ इंक्लूडेड है। तो राइट ऑफ जो है ये कहना गलत है कि राइट ऑफ में कोई इंसेंटिव नहीं रहता है। अधिकतर बैंकों में राइट ऑफ अकाउंट को रिकवर करने पर हर स्टाफ को 1% का इंसेंटिव दिया जाता है। और जरा ध्यान से अगर आप बैंकों के रिजल्ट्स को देखें तो उसमें एक अलग से आइटम होता है कि रिकवरीज इन रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। इवन पंजाब नेशनल बैंक के इस क्वार्टर में रिकवरीज इन रिटर्न ऑफ अकाउंट जो है 400 करोड़ रुपया है। तो ये एक निहायत अकाउंटिंग एंट्री है और इसको सिर्फ नासमझ लोग ये सोचते हैं कि बैंक इन्हें भूल गए हैं, क्योंकि ग्रॉस एनपीए नंबर अगर ज्यादा रहे तो वो बाहर के इन्वेस्टर्स और दूसरों को थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो इसलिए जितना प्रोविजन है उतना राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि वसूली में कोई कमी होती है। ओके, शायद वसूली होगी, तो ये जरा ध्यान से निकाल दें। ओके सर, आपका पॉइंट सही है। अच्छा, आप देखिए, और देश की जो प्रक्रिया है, अभी कई कंपनियां ऐसी हैं जो 95 में लिक्विडेशन में चली गई, पर उसकी प्रक्रिया इतनी धीरे है कि उसकी रिकवरीज आज 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो लिक्विडेटर है वो रिकवर करके 10 करोड़ 5 करोड़ करीब लाता है। तो हमारे देश की जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी इतनी स्लो है कि उसके अंदर आप किसी को बिठा लीजिए, ये जो लोग इसकी निंदा कर रहे हैं उनको बिठा लीजिए, मेरी समझ में कि वो लोग भी आकर इसकी रिकवरी को एक्सपीडाइट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 2 पॉइंट इसमें। 1,14,000 करोड़ जो राइट ऑफ हुए हैं, ऐसा नहीं कि उनमें वो पैसा वापस आने की कोई चांसेस नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो रिटर्न ऑफ है। बिल्कुल नहीं। वैद्यनाथन अय्यर जी, मैं आपसे ये रिटर्न ऑफ अकाउंटिंग पर्पज से है। ओके, मे बी अकाउंटिंग पर्पज है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो खराब लोगों की श्रेणी में जा चुके हैं। सीएनबीसी आवाज में थोड़ी इन्फॉर्म डिबेट हो और बिल्कुल नासमझ की डिबेट जो है ना वो ना हो। इसलिए सर हम बहुत खुश है कि आप हमारे पैनल पर हैं और आप ये डिबेट को सही जगह, सही दिशा में स्टीयर करते रहे। लेकिन अय्यर साहब, जो मेरा आपसे सवाल था कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में ये राइट ऑफ अमाउंट जंप हुआ है, इसके पीछे क्या कारण निकल कर आया आपके इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, ये तो राइट ऑफ तो ये कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में ये हुआ है कि ये जैसे मेरे पहले के साहब कह रहे थे कि इनके लिए बहुत इसमें टैक्स एफिशिएंसी होती है। ये सिर्फ हाउस कीपिंग वाली बात नहीं होती है। जब एनपीएस का लेवल अगर 3 लाख करोड़ है 2014-15 में और स्ट्रेस्ड एसेट्स का टोटल लेवल 7 लाख करोड़ है, तो उसमें अगर 1 लाख करोड़ पिछले 3 सालों में ही राइट ऑफ हुआ है, तो बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो लोन लिए हैं, जिनका लोन वापस ये लोग ग्रीन करते हैं, उसे दोबारा लोन देके उन्हें अपना पुराना लोन चुकता करने का मौका देते हैं बैंक्स, ये जो हो रहा है। और जैसे एक आम आदमी जाके एक लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक्स, ऐसे भी हुआ है हमारे देश में कि बैंकों ने मोर्चा लेके गए लोगों के घर के सामने, उनका न्यूज़पेपर में, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया है और लोगों ने नेम एंड शेम किया है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है कि बैंक बताता भी नहीं है हमें कि ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े लोन के डिफॉल्टर्स हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिसंबर महीने की जजमेंट में
कहा है कि आरबीआई ने भी ये करना चाहिए कि ये जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम सामने आए, लोगों को पता तो चले कि आखिरी में क्या होता है। जब राइट ऑफ होता है तो बैंक को वापस दोबारा कैपिटल चाहिए होता है, तो कैपिटल तो सरकार ही वापस रिकैपिटलाइज करती है बैंकों के, और सरकार कहां से रिकैपिटलाइज करती है? वो तो टैक्स पेयर का पैसे से ही रिकैपिटलाइज होता है। तो हमारा मुद्दा एक लार्जर एक ट्रांसपेरेंसी पे है जी कि कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोन्स हैं, जो बड़े पैमाने में अगर राइट ऑफ हो रहे हैं, तो पहले बताएं तो सही कि किसके कितने लोन राइट ऑफ हैं, किसके कितने एनपीएस बने हैं, वो तो खुलासा करें बैंक और रिजर्व फेयर बैंक पॉइंट है, फेयर पॉइंट है वैद्यनाथन अय्यर का कि कौन है जो कि बैंक्स क्या कॉर्पोरेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्यों खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब अजय बग्गा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। आप जो है ना, ये लेवल ऑफ डिबेट को अगेन लोअर कर रहे हैं और सड़क पे ले रहे हैं। मिस्टर जो इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि हैं, मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस खोल के देखें, किसी भी दिन का सबसे बड़ा विज्ञापन का जो रेवेन्यू इनको आता है, ये जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज हैं, जो डिफॉल्टर लोन्स है, उसकी नीलामी से आता है। तो ये कहना कि उनको छोड़ दिया जाता है, ये अपना पेपर खोले, 3rd, 4th, 5th पेज पे जाए तो इसका खुलासा हो जाए। ओके। दूसरी बात है, जहां नेम एंड शेम की बात है, उसमें अंदर ये आप बताइए, देखिए आप जो है ना, इस तरह की एक पॉपुलिस्ट और मॉब मेंटेलिटी क्रिएट कर रही हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। इसका सुलझा हुआ डिबेट होना चाहिए। ओके, प्रदीप चौधरी जी, आप देखिए ओपन डिबेट में आप सब अपने पॉइंट रखेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को जो चीज पता होनी चाहिए, जो सच्चाई होनी चाहिए, वो हम ट्रांसपेरेंटली और सिंपली उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए इतना वेरिड पैनल है। अब अजय बग्गा जी, थोड़ा सा हम इन्वेस्टर के व्यू से देख लेंगे। चाहे जो भी कहे, क्योंकि सरकार भी यही कह रही कि ये बस एक टेक्निकलिटी है और बैलेंस शीट्स के लिए ये राइट ऑफ किए गए, इसका मतलब नहीं कि पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन बाजार को तो उसका भरोसा है नहीं। पनिश किया गया है पीएसयू बैंक स्टॉक्स को, और उसके पीछे कारण है ऑब्वियसली। अजय बग्गा जी। नहीं, तमन्ना, आज भी आप देख लीजिए, जब पीएनबी और देना बैंक के रिजल्ट्स आए तो किस तरह से गिरावट रही। और आप सारे पीएसयू बैंक, 27 पीएसयू बैंक एक तरफ, पिछले जनवरी में सारे पीएसयू बैंक मिलकर 4,60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, और एचडीएफसी बैंक उस टाइम पे 2,50,000, 2,30,000 का लगभग कैपिटलाइजेशन था। तो एचडीएफसी बैंक आधा था सब पीएसयू बैंक्स को मिला के। इस जनवरी तक आते आते एक प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे पीएसयू बैंक से ज्यादा मार्केट कैप ले गया। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। प्रदीप चौधरी साहब तो बहुत हमारे सीनियर हैं, उनके सामने मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं, बट मैं यही कहूंगा कि मार्केट जो जिस तरह से देख रहा है, और इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट को मैं थोड़ा दोषी करार दूंगा कि आप क्लियर करिए कि आपने प्रोविजंस में कुछ चेंज लाए हैं क्या आप बैंक्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप एक एक्सेलरेटेड प्रोविजन लीजिए। जिस तरह के आज नतीजे आए, जो बैंक पिछले साल 700 करोड़ मुनाफा दिखाया, उसने आज 50 करोड़ मुनाफा दिखाया। ये बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। अब उससे क्या हो रहा है तमन्ना, कि जो हम बुक वैल्यू कहते हैं बैंक्स का, उसका एक मल्टीपल रहता है मार्केट कैप। सो प्राइस टू बुक वैल्यू एक आंकड़ा रहता है जिसपे मार्केट बैंक्स को वैल्यू करता है। वो आप देखिए, निजी क्षेत्र के बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 4 गुना 5 गुना आप प्राइस टू बुक वैल्यू दे रहे हैं। अब आप निजी पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखिए, वो 0.3, 0.4 लेवल्स पे पहुंच गए हैं, तो वन टाइम बुक भी नहीं मिल रहा। उसका क्या कारण है? मार्केट कह रहा है कि आप ट्रांसपेरेंटली बताइए कि कितने एनपीए, जैसे प्रदीप साहब ने भी कहा कि एनपीए ज्यादा है जितने डिक्लेयर किए जा रहे हैं, वही मार्केट भी कह रहा है। एक तो आप क्लियर करिए, दूसरा आरबीआई बताएं कि आपने क्या स्ट्रेस टेस्ट किया। गवर्नर साहब ने क्रेडिट पॉलिसी में सीधा कह दिया कैपिटल एडिक्वेट है और जो प्रोविजंस हैं वो एडिक्वेट है। वो मार्केट ने नहीं माना, उसी दिन फिर से बैंक निफ्टी गिर गया। तो मार्केट नहीं ले रहा है। इसमें वित्त मंत्री को आके कहना है, मार्केट को संभालना है, बोलना है कि हमने ये किया है और हमारे ये स्टेप्स हैं। दूसरा, आप स्ट्रेस टेस्ट लाइए और बताइए। एसबीआई का आप अगर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ही रीवैल्यू करिए, एसबीआई कहां का कहां होना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली
आके एक दे देता है रिपोर्ट के 115 रुपए का एसबीआई होना चाहिए। क्यों वित्त मंत्री आके कुछ नहीं बोल रहे, क्यों आरबीआई कुछ नहीं बोल रहे? एसबीआई जैसी इंस्टीट्यूशन को एक फॉरेन ब्रोकरेज इस तरह की प्राइसिंग देता है और कहीं से भी कुछ जवाब नहीं आता है। हम ही लोग ट्विटर पे लगे हुए हैं कि आप लोग तो भाग जाएंगे यहां से और हम दिखाते हैं एसबीआई कहां जाएगा। क्यों और कोई नहीं आके बोल रहा है? ओके, गिरिराज डागा, जिस तरह से मार्केट व्यू कर रहा है बैंकिंग पैक को, और ये सिर्फ स्टॉक के मूवमेंट की बात नहीं है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम की बात है और ये बहुत सीरियस हो सकता है पूरे इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं एक रॉटन कोर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसको अब मानना ही पड़ेगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अपन बात कर रहे हैं बैंक्स को बचाने की, और लेट्स से भगत सर ने बोला कि आपने बोला कि अपन एक मल्टीपल देते हैं। अभी जस्ट मैं नंबर्स बताता हूँ आपको। पीएसयू बैंक्स का टोटल क्रेडिट 14.1%, 6.3% है नेट ग्रॉस एनपीए और 7.8% है रिस्ट्रक्चर्ड बुक, जहां पे बैंक्स ने आइदर उनको रिस्ट्रक्चर किया है, मोरेटोरियम दिया है, लोन को आगे एक्सटेंड किया है, रीपेमेंट को लिबरल किया है। वो है 14% तो मिला के, दोनों मिला के। अभी बैंक्स का कैपिटल होता है 11-12%। सो आज की डेट में अगर रिस्ट्रक्चर बुक अगर जीरो हो जाए, मैं सारा बुक एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, तो बैंक्स के पास कुछ कैपिटल ही बचा नहीं है, वो नेगेटिव कैपिटल हो गए हैं। तो अपन मल्टीपल तो बोल ही नहीं सकते कि पीएसयू बैंक्स को कितना मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर्स का कि इन्वेस्टर्स फिर क्या करें। सो उनके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो पीएसयू बैंक्स का होप में रहे कि मैं इनके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी रिकवरी आएगा मैं इसके साथ में पैसा बना लूंगा। सेकंड, वो इन्वेस्टर बोलता है कि फिर मैं क्यों इसके पास जाऊं जब मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं होप में लाइफ जीऊंगा कि 5 साल के बाद हो सकता है रिकवरी आ जाए। सो मैं एचडीएफसी बैंक खरीद लूंगा जो ऑलरेडी 3x के मल्टीपल पे है, बट मैं हैप्पी हूं उससे, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां पे स्ट्रेस नहीं है। और उसके लिए मैं एक चीज बड़ी पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो अभी तक डिबेट में आया नहीं है, पर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जो पीएसयू बैंक्स के एमडीज का टेन्योर है, उस पर गवर्नमेंट ने स्लोली एक्शन लिया है। वो एक बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे पीएसयू बैंक्स को जो सबको पता है कि लोन साइकिल 10 से 15, 20 साल का होता है, तो जो 4 साल में बैंक एमडी जो लोन दे रहा है उसको पता है कि उसको वो लोन रिकवर नहीं करना है। जबकि पीएसयू प्राइवेट बैंक के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पता है कि लोन भी उन्हीं को देना है, सो लोन टारगेट भी वही सेट करता है और रिकवरी भी वही सेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा हुआ होता है कि पीएसयू बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है वो रिटायर होने के पहले बुक्स को क्लीन करके अपने जो सक्सेसर है उनके लिए छोड़ जाते हैं कि चलो तुम संभालो, हम तो निकले। तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपने अब सबकी बात सुनी, इन्फॉर्म डिबेट हो रही है सीएनबीसी आवाज पर। यहाँ पर मूल सवाल है कि पीएसयू बैंक्स को इतने सालों से हर सरकार ने अपनी प्राइवेट एक एंटिटी की तरह यूज किया, अपने हर स्कीम के लिए यूटिलाइज किया, अपने सारे जो स्कीम्स है जिसमें पैसे नहीं बन सकते पीएसयू बैंक्स पर लाद दिए। क्या बीजेपी सरकार ने काफी किया है इसको चेंज करने के लिए? हाँ, इंद्रधनुष आया है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? तमन्ना जी, इंद्रधनुष एक बदलाव थी जो 1 साल सरकार बनने के 1 साल के बाद हमने लागू किया। इसमें बैंकिंग सेक्टर के मैनेजमेंट को लेकर, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेकर, कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो कमी रही है बैंकों में उसको खत्म करने के लिए, और इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ूंगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरह सरकार ने कंट्रोल किया है। आप इंडस्ट्री में किसी से भी बात करिए, इस सरकार के तरफ से बिल्कुल स्पष्ट आदेश है, किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल सजेशंस, गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस लोन के संबंध में या एम्प्लॉयज के संबंध में कोई दे नहीं सकता है। ये मैं समझता हूं 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में काफी नुकसान किया है। तो इसलिए ये जो बदलाव सरकार ने लाया है, और इसके साथ साथ जो अभी जो बैंक्रप्सी लॉ को जो पार्लियामेंट में है जी, और जो एसडीआर, जो बैंक्स को क्रेडिटर्स राइट्स को बढ़ावा देने के लिए जो चेंजेस किए गए आरबीआई के द्वारा, सरकार के सलाह के, सरकार के बातचीत के द्वारा, तो मैं समझता हूं बहुत कुछ इस सरकार ने किया है। क्योंकि जब तक आरबीआई की तरफ से कुछ ही सप्ताह पहले, 1-2 महीने के पहले भी ये आदेश थे, तो जब तक बैंक्स की बैलेंस शीट्स को रिफ्लेक्ट, उनकी जो एक्चुअल हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो उसमें फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन में और उनकी रिवाइटल में
प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आरबीआई की तरफ से भी एक सुझाव था, तो बैंक बैलेंस शीट जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन हो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के। नहीं, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, और यहाँ संजय झा को भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ अब डिबेट में, सरकार कह रही है और इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पर रिजॉइंडर था कि ये एक टेक्निकल तरीका है बैलेंस शीट का, जो पॉइंट प्रदीप चौधरी साहब भी रख रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहीं पर हम अभी भी आंखें मूंद रहे हैं प्रॉब्लम की बड़ी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको लेकर हम अभी भी डिनायल में हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए तमन्ना जी, जिस प्रकार आप देखिए पिछले 5-6 सालों में यूपीए के, खासकर यूपीए 2 के कार्यकाल में जो प्रॉब्लम्स हुए, जो कोल ब्लॉक एलोकेशंस, कोल ब्लॉक कैंसिलेशन, जिस प्रकार की क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ, इन सब का, ये सारे भ्रष्टाचार के जो कांड हुए हैं लगातार, कोल ब्लॉक एलोकेशंस, माइनिंग एलोकेशंस, उन सब का असर इस सरकार पर, और उसके अलावा जिस प्रकार की पॉलिसी पैरालिसिस रही है, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कई सालों तक पेंडिंग रहे हैं, तो इसका बिल्कुल इसका खामियाजा अब प्रेजेंट सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन रिवाइटलाइजेशन और रिवाइवल की प्रोग्रेस और प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो कुछ ही समय में, कुछ सालों में उनकी स्थिति बहुत 20,000 करोड़ रुपए अभी तक एलोकेट हुए हैं, वो क्या ऊंट के मुंह में जी रहा है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन संजय झा, आपका रिस्पांस देखिए, ये तो सब कम से कम मान रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स की इस बर्बादी में, इस हालत में पॉलिटिकल सिस्टम का बड़ा हाथ रहा है। इनको लोन दे दो, ये हमारे करीबी है, इसको पास करा दो, चाहे वो वर्थ है कि नहीं लोन देने के लिए, वो अलग बात है। देखिए तमन्ना जी, पहले मैं एक जो निजी बात है, जो बुनियादी बात है, उस पर मैं जवाब दूंगा, और उसके बाद राउत साहब ने जिस तरीके से फिर दर्शकों को बहकाने की कोशिश की है, बेबुनियाद और गुमराह करने की कोशिश है, सच्चाई है। जवाब दूंगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रघुराम राजन, जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन पर वित्त मंत्री ने बहुत उन पर टिप्पणी की कि ये इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था में प्रगति नहीं आ रही है। विषय पर आइए। बहुत कहा इन्होंने। अरे मैं जरा सुनिए राउत साहब, जरा आप बीच में चुप रहिएगा तो ये बहुत नहीं। ओके संजय जी, आप फिनिश योर पॉइंट, फिर हम आते हैं वापस जी। Yeah, but you please ask him to keep quiet. I didn't interrupt him, right? Let's have a civilized debate. The point मैं यही कहने वाला हूँ कि देखिए कि आरबीआई ने रिपो रेट को कट किया, 125 बेसिस पॉइंट्स कट किया पिछले 1 साल में। उसके बाद भी यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़े हैं, उसके बावजूद यदि बैंक्स नहीं लेंड कर पा रहे, इसका कारण है कि आपके पीएसयू बैंक्स, इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स में आपके एनपीएस बहुत हाई हैं। स्ट्रेस्ड एसेट्स लगभग 20% है क्रेडिट पोर्टफोलियो के। हम आंकड़े में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि मनरेगा का उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर 5 दिन पहले उन्होंने मनरेगा को कहा कि बहुत हम इस टॉपिक पे स्टिक करेंगे। नो प्लीज स्टार्ट विद दैट, डोंट कम टू दैट, उसी पर आप बात करें। देखिए 1 मिनट, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन ओके, संजय झा का लाइन लूज हुआ है, लेकिन आई विल कम बैक टू फिनिश दैट पॉइंट। ईला पटनायक जी, इस पर मैं आपका व्यू चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं इस डिबेट में। एक है कि इतना बड़ा हवा बना दिया गया है कि 1,14,000 करोड़ रुपए के राइट ऑफ्स हैं, वो केवल राइट ऑफ्स हैं। लेकिन फिर ये देखिए टोटल एनपीए का फिगर जो आ रहा है 4 लाख करोड़ का, 64,000 करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। इसको आप कैसे देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? सबसे पहले देखिए कि आप जैसे बार बार कह रहे हैं और बाकी सब अग्री कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है पीएसयू बैंक्स में, तो चाहे कई सजेशंस हैं, हमें बैंक्रप्सी कोड लाना है, बेटर आरबीआई को बेटर रेगुलेशन करना है, लॉस नेगोशिएशन करना है, वो सब करना है, पर ये मैं एक बेसिक सवाल पे आती हूँ कि हम क्यों खराब लॉस मेकिंग स्मॉल पीएसयू बैंक्स को आज बेचने की बात नहीं कर रहा है। 10 सबसे छोटे, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक्स को लेकर के सरकार क्यों ये बात नहीं कर रही कि उनको बेचे और उनके जो पैसा रिकवर हो उसको जो बेस्ट 10 बैंक्स हैं यूज करें रिकैपिटलाइज करने के लिए। इस बेसिक क्वेश्चन को हम बार बार अवॉइड करते हैं। हम उनको रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम रेगुलेशन की बात करते हैं, पर सबको बहुत क्लियर है कि
जैसे एक आपके एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि हमारे सारे पीएसयू बैंक्स को अगर देख लें उनका मार्केट कैप एक एचडीएफसी बैंक से कम है, और अभी 26 पीएसयू बैंक्स हैं, 26 पीएसयू बैंक्स हैं जिनका मार्केट कैप टू बुक वैल्यू 1 से कम है। तो क्लियर है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो क्यों सरकार इस प्रॉब्लम के बेसिक जो इशू है उसको नहीं उठाती है जी जी, और हमेशा उन्हीं बैंक्स में और पैसा डालने की बात करती है, सिर्फ रिकैपिटलाइज करने की बात करती है। दो बातें इला जी, अजय बग्गा हियर। अच्छा, सॉरी टू जो है ना, एक चीज मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्रदीप जी, 6 लोगों ने अभी आरोप लगाए हैं। ओके जी, नहीं देखिए, इसका जो है ना, इसका काउंटर पॉइंट भी रख देना चाहिए। जी 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 प्रदीप जी, रखना चाहिए कि बग्गा साहब ने कहा मार्केट कैप, बिल्कुल सही बात है, पर अगर ये सिर्फ पीएसयू बैंक्स में ही सीमित नहीं है, आप इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनका मार्केट कैप टोटल कर लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1/3 है, और सारे पीएसयूज, बैंक्स निकाल दीजिए, बैंक तो बहुत खराब है, नालायक है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं, जो अदर कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सब का मार्केट कैप जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज से कम है। और अगर केवल पीएसयू बैंक्स के शेयर में इतनी प्रॉब्लम है तो जरा बताइए तो कि ये जो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर बाकी पीएसयूज के शेयर इतने अच्छे चल रहे हैं तो ये डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात, ओके, ये जो राइट ऑफ की बात है, जिन अकाउंटों में राइट ऑफ हुआ है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखिए, उन अकाउंटों में इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने राइट ऑफ किया है। तो इस तरह का खबर देना कि पीएसयू बैंक्स में ऐसा घोटाला हो गया, अंधेरे में पीठ के पीछे राइट ऑफ कर दिया, ये गलत है, और ये जो है ना एक मॉब मेंटेलिटी क्रिएट करने वाली बात है। जितने भी राइट ऑफ होते हैं, पर्टिकुलरली बियॉन्ड दिस, इट इज अंडर आरबीआई ऑडिट, इट इज अंडर स्क्रूटिनी, और मुझे तो नहीं लगता कभी आरबीआई ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया है। और लाइक टू लाइक कंपेयर करें कि इस अकाउंट में जो है राइट ऑफ यहाँ हुआ, यहाँ नहीं। और फाइनली एक पॉइंट ये कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द, जैसे आपने कहा कि इसको दे दो उसको दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऑन एन एवरेज 15 से 20 बैंक होते हैं, जिसमें से 4-5 प्राइवेट सेक्टर के होते हैं और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग, जैसे आप समझ लीजिए, नहीं बड़े हो या छोटे हो, मैं क्यों कह रही हूँ, अजय बग्गा नहीं, आप बनाइए एक दो पॉइंट प्रदीप सर, मैं कहना चाहूंगा, उसको दे दो वाली बात को आप देखिए। सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक के 2 मैनेजर को बुक किया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स पर लोन ले रहे थे। सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर को बुक किया क्योंकि उन्होंने 93 करोड़ के लोन, खराब लोन दिए। सिंडिकेट बैंक का केस सबको पता है कि ब्राइब लेकर लोन दिए। तो ये चीजें हो रही हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जी अजय बग्गा जी, 3-4 चीजें हैं। एक, मैं सहमत हूं प्रदीप सर से कि 57 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लिस्टेड है इंडिया में, उनका मार्केट कैप 5 बड़ी प्राइवेट कंपनी से कम है। तो ओवरऑल वैल्यू इरोजन हुआ है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। आई एग्री विद यू, बट टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक एनपीए। अब बैंक एनपीए अगर आप देखें तो बैंक इज नॉट डिफरेंट। नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। सीडीआर प्रोसेस में कोई फॉरेन बैंक नहीं आता है। एवरी फॉरेन बैंक टेक्स द राइट ऑफ इमीडिएटली। जाती नहीं है ये सीडीआर प्रोसेस सिर्फ हमने बनाया था टू किक द कैन डाउन द रोड। अब वो रूस्टर्स अब आ रहे हैं रूस्ट करने के लिए घर पे, कि अब अनफॉर्चुनेट है कौन सी सरकार बदल गई या मैनेजमेंट बदल गया, बट मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट कह रहा है कि आपके राइट ऑफ ज्यादा है जितना आपने अभी तक लिया है। दूसरा, कैपिटल आपका एडिक्वेट नहीं है। जो आपने कहा ऊंट के मुंह में जीरा, चाइना देखिए किस तरह से वो कैपिटलाइज करते हैं अपने बैंक्स को। चाइना में बैड डेट नहीं, हम तो डिनायल में है। अभी भी जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है और हम कर रहे हैं और हालत इतनी खराब नहीं है। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और यही हम पूछेंगे इनसे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या समय आ गया है एक बैड बैंक बनाने का, यानी जो सारे खराब एसेट है उनका सर्जरी कर एक अलग एंटिटी बना दें, और क्या ये एक विकल्प हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं।
एक इस पर चर्चा हो रही है सीएनबीसी आवाज पर, और आवाज अड्डा में हम अब पूछ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। ब्रेक के पहले कई सारे लोगों ने ये पूछा, इला पटनायक ने भी मूल सवाल रखा कि अभी भी इन पीएसयू बैंक्स को क्यों लाद कर चल रहे। कम से कम आपकी सरकार ये बोल्ड स्टेप ले सकती है कि जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं, उनको बेच दीजिए, उनको कंप्लीटली लिक्विडेट कर दीजिए। देखिए तमन्ना जी, सरकार क्या निर्णय लेती है अंत में उसके लिए इंतजार करना होगा, बट लेकिन जो बैंक्स की कंसोलिडेशन की जो बात चल रही है तो वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो बड़े बैंक्स, प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स और बुके ऑफ बैंक्स को कंसोलिडेट करके ओवरऑल नंबर ऑफ पीएसयूज को कम करके उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, इसकी एक चर्चा हो सकती है। तो इसलिए कोई सिंपल सॉल्यूशंस निकालना, जो कोई बैंक प्रॉफिट मेकिंग में नहीं है इसलिए उनको बेच डालिए, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन सरकार सोचेगी। बट लेकिन ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर सरकार पूरी तरह फोकस्ड है। पहले महीने से जब से सरकार बनी है तब से लेकर जो भी इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में है, आप उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा सब यहाँ पर है सर, किस प्रकार आपको जिससे पूछना है पूछिए। हर एक्सपर्ट इस सेक्टर को ट्रैक करने वाला है और हम दिन भर बात करते हैं। सब डिसअपॉइंटेड है कि सरकार ने उतना किया नहीं जितना करना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से है, बिल्कुल ये एक्सपर्ट्स है जो आपको बताएंगे, फ्रैंकली बताएंगे कि जितना आपको करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन संजय झा फिर से हमारे साथ जुड़े, और संजय झा बस रिक्वेस्ट आपसे कि आप बैंक एनपीएस के सब्जेक्ट पर ही अपने आप को सीमित रखें। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, और इसमें फार्म लोन वेवर जो 2008 में हुआ वो अभी भी बैंक के बुक्स पर बैठी हुई है। ऐसी और स्कीम्स आ रही है, जनधन योजना भी बैंक के बुक्स पर बैठी हुई है। बैंक्स को खामियाजा उठाना पड़ता है, सरकारी बैंकों को, हर सरकारी स्कीम का। वो एक पर्सनल एसेट की तरह उसको यूज करते हैं, लेकिन उसमें शेयर होल्डर्स भी हैं और उसमें टैक्स पेयर्स का भी पैसा लगा हुआ है। तमन्ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और मजबूत करना है, मैनेजमेंट को और डिस्क्रिशन देना है कि वो खुद निर्णय लें। आप इस प्रोफेशनलिज्म लाइए, तो इस तरीके से ये बदलाव, ये परिवर्तन लाना अनिवार्य है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं पहले भी 3-4 बैंक में मैंने खुद काम किया हुआ है, और मैं इतना कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो उनको उतना नहीं मिलता है। अब ये एक चुनौती, इसका मुकाबला करना, ये हर सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की। आपने कहा जैसे कि फार्मर का डेट जो हमने राइट ऑफ किया था, उस समय वो फार्मर का डेट कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई फॉरेन बैंक तो करेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकारी बैंक पे ज्यादा होता है। लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आज यदि जो भी कमी हुई है, और राजनीति में नहीं कर रहा हूं, 2 साल से ये सरकार है, और आप जानते हैं कि यहां पर इस वक्त यदि आप आंकड़े देखें तो जीडीपी लगभग 6.9 to 7% था जब सरकार मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी शुरू की थी। आज 2 साल गुजर गया, 2 साल लगभग गुजर चुके हैं, और 2 साल में इन्होंने 70,000 करोड़ का इन्होंने जो एलोकेशन दिया है बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन के लिए। आपके जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब जानते हैं कि कम से कम 4 गुना उससे ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर एक तरफ आपने रघुराम राजन पर आपने निंदा की कि वो रिपो रेट को उन्होंने कम नहीं किया, लेकिन रिपो रेट कम करने के बावजूद यदि लेंडिंग नहीं बढ़ा है। इसका 2 कारण है कि बैंक्स के पास वैसे भी पैसा नहीं है क्योंकि उनका कैपिटल नहीं है, और उनके एनपीएस और स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय हालात देखिएगा तो कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं। जितने जो बड़े बोरोवर्स हैं, जिनको एक हाउस ऑफ डेट का एक रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस का, जिसके बारे में जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में, उनको सबको मालूम है कि वो कौन से कंपनीज हैं और कितने वहां पर एनपीएस हैं जिसकी एवरग्रीनिंग हो रही है। तो यहां पर ये सरकार ने 2 साल में किया क्या है? या आप हमेशा हर बातचीत में यूपीए को आप निंदा करते हैं, मैं उसी का मैं कड़ा तरीके से मैं आलोचना करता हूं, क्योंकि हमारे ढेर सारे स्कीम्स हैं, चाहे हमारा स्वच्छ भारत ये हमारा स्कीम था, मेड इन इंडिया हमारा स्कीम था, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया हमारा स्कीम था, और यहाँ पर वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो किया वो काफी नहीं है। जी अब देखिए तमन्ना जी, ये जो 10 साल से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
जो एनपीए जिस प्रकार ग्रॉस एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एडवांसेस बाय द बैंक आप देखेंगे किस प्रकार बढ़ा था उनके कार्यकाल में 2% से लेके यूपीए 2 में। अरे ये रिपोर्ट 2013 और 2015 के करीब आ गया है। संजय झा मैंने आपको बीच में तो यूपीए के केवल यूपीए 2 के कार्यकाल में ये ग्रॉस एनपीए का जो रेशियो है टू द एडवांसेस 3 गुना बढ़ा है। तो आप किस प्रकार के हालात में बैंक्स को छोड़कर गए हैं और जिस प्रकार जो राजनीति होती थी बैंकों में, जिस प्रकार की हस्तक्षेप होता था, जिस प्रकार ये आप किसी से भी पूछिए तमन्ना जी, किसी से भी पूछिए, ऑफ एयर पूछिए किस प्रकार की पॉलिटिकल क्या किया है, हालत बिगड़ रहा है और हमने किया है, हमने प्रोफेशनलाइज किया है। पूछेंगे हम ऑफ एयर क्यों पूछेंगे, हम ऑन एयर नहीं पूछेंगे। तो बताइए प्रदीप चौधरी जी, दोनों ऑफ एयर आपको बताएंगे किस प्रकार यूपीए के कार्यकाल में, किस प्रकार यूपीए के कार्यकाल में ये सारे हस्तक्षेप होता था। बैंक्स कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाए हमें पता नहीं, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। डायरेक्टर्स को जो बैंक्स में डायरेक्टर को किस प्रकार बनाया जाता था, कोई पार्टी के कार्यकर्ता को आप बनाते थे, किस प्रकार हमने प्राइवेट सेक्टर से भी प्रोफेशनल बैंकिंग सेक्टर में लाया है। प्रदीप चौधरी जी, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सरकारी बैंकों में रही है? क्या वो अब कम हुई है नई सरकार के बाद, जैसे जीवीएल नरसिम्हा राव दावा कर रहे हैं, और क्या ये एक बड़ा कारण रहा है आज की स्थिति के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं स्टेट बैंक की बात कर सकता हूं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे लोन देना इज जीरो, जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है। और मैं ये चाहूंगा अगेन डिबेट के लेवल को ऊंचा कीजिए। ये ऐसा नहीं होता कि कोई रात को चेयरमैन के घर आया और उसके रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे उसको 20 करोड़ का लोन दे दिया गया, ऐसा नहीं है। स्टेट बैंक के चेयरमैन की सैंक्शनिंग पावर लोन की आप जानते हैं कितनी है? जीरो। इट इज जीरो एंड एवरी लोन हैज टू कम टू ए क्रेडिट कमिटी, और उसके अंदर कमेटी के अंदर 4-5 लोग होते हैं, और उनमें से एक भी अगर मना कर दे तो वो लोन पास नहीं होता। जहां तक ये सवाल है कि जो एनपीए हुए हैं, एनपीए ये इसलिए हुए कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई, और आज भी ये जो लोन अकाउंट्स एनपीए हुए हैं, इनकी फैक्ट्रियां खड़ी हैं, बट इनकी फैक्ट्रियों में जैसे स्टील है, स्टील की फैक्ट्रियां खड़ी हैं, पर जिस दाम पे वो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्टेड स्टील की कंपटीशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें ना तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ना कोई और चीज है, इसके अंदर इकोनॉमी ऐसी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि बैंक को बेचे जाएंगे या सरकारी क्षेत्र में रहेंगे, ये तो जो सरकार है उसका प्रेरोगेटिव है ये डिसीजन लेना, तो उसके अंदर जो है मुझे कुछ नहीं कहना है। पर जितने भी अकाउंट्स एनपीए हैं, स्पेशली बड़े 100 करोड़ से ज्यादा के अकाउंट एनपीए हैं, वो जो है वो प्राइवेट बैंकों में भी हैं और पब्लिक बैंकों में भी हैं। पर एक चीज मैं कहूंगा कि ये जो 1 साल से बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में सीएमडी अपॉइंट नहीं हुआ, जो इनको हेडलेस छोड़ दिया गया, इसका भी एक असर हुआ है बैंक के ओवरऑल मैनेजमेंट पे और एनपीए पे। और दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक को चाहिए था कि शुरू से ही ये सुनिश्चित करे कि जो 100-200 बड़े अकाउंट हैं, उनमें हर बैंक में सिमिलर प्रोविजनिंग है। विदेशों में क्या होता है कि जैसे अमेरिका में जो टॉप 200 अकाउंट्स हैं, रेगुलेटर आकर कहता है कि भाई इस अकाउंट में आपको 20% कम से कम प्रोविजनिंग करनी है। बट हमारे यहाँ रिजर्व बैंक अपनी नींद से अभी उठा है और अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि जो टॉप 200 अकाउंट्स हैं वहां पर प्रोविजनिंग जो है यूनिफॉर्म हो गई है। तो प्रोविजनिंग पहले दबी हुई थी, अब रिजर्व बैंक के कारण कुछ बाहर आई है। तो ये पिक्चर अगर लास्ट शायद हर क्वार्टर में धीरे धीरे करके 2013 और 15 के बीच में ये चीजें और सामने आ रही, इसके 2 कारण हो सकते हैं दागा साहब। एक तो रिजर्व बैंक गवर्नर आए थे सितंबर 2013 में, रघुराम राजन, उन्होंने टाइट किया थोड़ा मामला, या फिर एक चुनाव हुआ, सरकारें बदली, नहीं किया, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। जी नहीं, उसका कोई असर नहीं है। नहीं, उसका कोई असर नहीं है। क्रेडिट टू राजन जी। एनपी पे थोड़ा सा स्टिक करते हुए थोड़ा सा ब्रॉडन करने का, डिबेट करने का,
जो प्रदीप साहब बोल रहे हैं कि इकोनॉमी का प्रॉब्लम आया है, लेकिन प्रदीप साहब को एक बात माननी पड़ेगी कि जो क्रेडिट अंडरराइटिंग स्किल्स है पीएसयू बैंक्स का, वो प्राइवेट बैंक से बहुत कम है। उस पर प्रदीप जी को वो बात मानना पड़ेगा। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि लोन उनका जो अकाउंट में, जो लार्ज अकाउंट में इंक्लूडिंग किंगफिशर में जहां पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां प्राइवेट सेक्टर मैं एक अकाउंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो टोटल जो 14% पीएसयू बैंक का एनपीए है और प्राइवेट बैंक का 4% है। कॉमन नहीं, अच्छा उनको पॉइंट अपना रखने दीजिए प्रदीप चौधरी। मैं पॉइंट पाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब पीएसयू बैंक्स का लोन और एनपीए और रिस्ट्रक्चर बुक 14% है, प्राइवेट बैंक का वो 4.6% है। तो कहीं ना कहीं अपने को ये बात तो मानना पड़ेगा कि पीएसयू बैंक्स का अंडरराइटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं कम है। उसके रीजन अपन डिबेट अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ कि कोई अकाउंट्स को जिसने प्राइवेट ने भी राइट ऑफ किया होगा, पीएसयू में राइट ऑफ किया होगा। क्योंकि कोई भी एग्जांपल देता हूँ स्टील का, जहां पे आज मेटल्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, अपन सब डिबेट कर रहे हैं मेटल्स का। आज किसी ने भी मेटल सेक्टर को लोन दिया, उसने एनविसाइज नहीं किया होगा कि मेटल प्राइसेस $300 $400 आ जाएंगे, जबकि मेरा कैपिटल कॉस्ट $1000 है। तो वो प्रॉब्लम प्राइवेट से भी हुआ, पीएसयू से हुआ है। तो मैं उस पर वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं कि उसमें प्राइवेट बैंक नहीं आएगा, बट मैं बोलना था तो ओवरऑल अगर आप टोटल देखोगे 14% एंड 4%, इट गिव्स यू दैट कि समवेयर कहां पे प्रॉब्लम है। नाउ कमिंग अपना डिबेट पे आते हैं। आरबीआई गवर्नर ने, आपने बोला कि वो भी जागे। आरबीआई गवर्नर अगेन अपन वही बात पे आ जाएंगे दोबारा कि आरबीआई गवर्नर का भी 3 साल का विंडो होता है। वो सितंबर 13 में आए, अभी उनका सितंबर 16 हो रहा है। बट मैं ये बात बोलूंगा कि इतने भी पीछे जो गवर्नर है वो पहले गवर्नर थे जिन्होंने एटलीस्ट से निकाला मुद्दा कि मैं 150 पीएसयू बैंक टॉप अकाउंट्स है उनका रिव्यू करेंगे, एसेट क्वालिटी रिव्यू करेंगे। उसका रिजल्ट आज हमने देखा, 4 पीएसयू बैंक ने रिपोर्ट नंबर किए, सबने एटलीस्ट 200 to 250 बेसिस पॉइंट हायर एनपीए रिपोर्ट किया। वो आज अपन ने देखा क्योंकि वो एसेट क्वालिटी रिव्यू आरबीआई के द्वारा किया गया था। अगर वो आरबीआई नहीं करता तो हो सकता अभी भी अपन एवरग्रीन करते। इनफैक्ट जो रिजल्ट्स आए हैं पीएसयू बैंक के और उससे कुछ आज आए हैं, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उससे ये खराब हालत जो है वो साफ नजर आती है। तो फिगर्स हैं, ये तो साफ फिगर्स हैं और उनको ये बताना पड़ा है आज प्रदीप साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आरबीआई हर मार्च में आके बैंकों की अकाउंट को ऑडिट करता है, तो वहां पर क्यों नहीं प्रोविजनिंग देखा? प्रदीप साहब मैं ये बात भी पिछले 4 साल से क्या मैं ये बात एग्री करूंगा। तो स्ट्रेस इकोनॉमी में बढ़ा है और मतलब उसके लिए रीजंस बढ़े हैं। पहले आप जो बात बोल रहे थे कि पीएसयू और प्राइवेट बोल रहे हैं कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका पॉइंट यही है कि स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ा है सिस्टम में। लेकिन आरबीआई ने एक चीज लास्ट बोलूंगा कि आरबीआई ने अपना मॉनिटरिंग टाइटन किया है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। ओके, चले तो ये तो बात हुई कि इस गवर्नर ने क्या बेहतर किया है नहीं। संजय झा एक पॉइंट रखना चाहते थे। जी संजय झा। आरबीआई का काम ही यह है टाइटन करना। ओके संजय झा, काम ही यह है टाइटन करना। गो अहेड मिस्टर झा। तमन्ना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम कम हुआ है, उससे कम हमारे अभी जो सरकार है उनका बचत लगभग 1,40,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ का इनके पास बचत है। और मैं समझता हूं कि ये आपके जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सब इस बात को मानेंगे कि यदि भारत का अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, प्रगति लाना है, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में थोड़ी चीन को लेकर थोड़ी मंदी आ रही है, तो आपको अभी इस वक्त इस सरकार को इस पैसे का बचाव जो इनको लाभ मिला है, इसका इनको बैंकिंग सिस्टम को आप जब तक उनको कैपिटलाइज नहीं कीजिएगा, तब इस तरीके से आप अपने ही प्रगति को आप रोक रहे हैं। और दूसरी बात, यदि मार्केट और जिस तरीके से मार्केट पब्लिक सेक्टर बैंक का वैल्यूएशन को इतना कम कर रहा है, ये इसका मतलब ये बहुत बड़ा चुनौती होगा भारत के लिए। क्योंकि ये बैंक कुछ तो अपने हाई से 90% वैल्यू लूज कर चुके हैं। उसके पीछे पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ तो रीजन होगा। छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक मार्केट से ये पैसा नहीं रेज कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर आएंगे कि इलाज क्या है इन बैंकों का, और इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिरी चरण में जाएगा नहीं।
सरकारी बैंकों की हालत कैसे सुधारें, और ये प्रॉब्लम हम कह रहे हैं बार बार सिर्फ सरकारी बैंकों की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, लेकिन अभी सामने आया है कि सरकारी बैंकों में किस हद तक ये प्रॉब्लम है। वैद्यनाथन अय्यर जी, जो आपकी रिपोर्ट थी वो एक बड़े स्टेज तक ये बताने में कामयाब रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जो आरटीआई एप्लीकेशन आप लोगों ने फाइल की उसमें से ये बातें पता चली। अब सोल्यूशन पर अगर आए तो बैड बैंक क्या एक अच्छा सोल्यूशन है कि जो खराब एसेट्स है उनको काट कर हाइव ऑफ करके एक अलग एंटिटी में डाला जाए? जी, ये एक सोल्यूशन जरूर है ये, क्योंकि देखिए अभी इंडिविजुअली हमारे देश में 15 या 16 प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। अगर उनके ऑपरेशंस देखेंगे आप तो ना बैंकों को उन पर भरोसा है कि अपने एसेट्स उनको बेच दे किसी डिस्काउंट रेट पर, या फिर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का ही परफॉर्मेंस देखिए, इनका रिकवरी ऑफ ऑल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत खराब है। तो बैंक्स को द कॉन्फिडेंस है कि अपने एसेट्स इनको डिस्काउंट पे बेचे। स्टेट ओन्ड एसेट, एक अगर स्टेट ओन्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनेगी जिसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा तो उससे कम से कम बैंक्स को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे के 2-3 सालों में कोई विजिलेंस केस एकदम से ना आ जाए कि एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट पे क्यों बेचा गया है, क्योंकि जो बेचा जा रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो भी बेचा जा रहा है एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मैनेजमेंट एकदम प्रोफेशनल हो। इसमें जो कंपेंसेशन दे रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स को या प्रोफेशनल्स को लाए जाएंगे, उन्हें मार्केट लिंक्ड कंपेंसेशन दीजिएगा। जी नहीं, प्रोफेशनली आप पूरा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि आप इसमें सरकार को सिर्फ सरकार होल्ड करेगी एआरसी को, लेकिन मैनेजमेंट से दखलंदाजी ना करेगी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। सरकार बैंक के अफेयर्स में घुसना बंद करे, कम से कम जो सीएमडीज नहीं हायर हुए हैं पीएसयू बैंक्स के उनको तो हायर कर ले इस वक्त। अजय बग्गा जी, आपका एक बड़ा सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए? अच्छा, मैं एक बताता हूँ इसमें, क्योंकि मैं एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। देखिए, ये एक प्रचार किया जा रहा है कि अगेन पर्दे के पीछे नॉन ट्रांसपेरेंट वे में एसेट बेचे जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पीएसयू या प्राइवेट बैंक, विशेष रूप से पीएसयू बैंक में हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन आप बेच रहे हैं तो टेंडर मंगाया जाता है और बाकायदा इसके ऊपर ई टेंडरिंग होती है, और जो भी एआरसी ज्यादा से ज्यादा प्राइस देती है उसी को जाके ये एसेट बेचा जाता है। देयरफॉर ये भ्रम मत फैलाइए कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके से बेचा जा रहा है। पर सवाल ये है कि हमारे देश के जो लोन रिकवरी प्रोसेसेस इतने लंबे हैं क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो वहीं जाता है डीआरटी में। नहीं, सवाल है कि हम आज क्या करें। तो अजय बग्गा जी उस पॉइंट पर आए। 2-3 और अब सब संक्षेप में, क्योंकि कुछ ही समय बचा और मैं चाह रही हूँ सब अपना फाइनल व्यू दें। 2-3 अहम मुद्दे मैं उठाना चाहूंगा तमन्ना। एक, जो सबसे दिग्गज बैंक है उनको कोई ओन नहीं करता है। सिटी बैंक का कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है या कोई सरकार नहीं है। वो प्रिंस अलवलीद के पास 7-8% होंगे, बट वो उसके बोर्ड में नहीं बैठते हैं। डॉइचे बैंक ऐसा नहीं है कि जर्मन सरकार ओन करिए। सरकार को बैंक क्यों ओन करने हैं? आप प्राइवेटाइज करिए, बैंक्स को रन करने दीजिए। हम हर वक्त कहते हैं नहीं हमारा जनधन योजना कैसे चलेगा, हमारे फार्मर्स का राइट ऑफ कैसे होगा, उसका आप कुछ निकालिए तरीका। एक वो करिए। दूसरा, आप कंसोलिडेट करिए। आप अगर चांदनी चौक या करोल बाग में जाएंगे, 25 पीएसयू बैंक्स की ब्रांच एक के साथ एक लगी है और सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन ब्रांचेस को ओन करते हैं। क्यों आपको चाहिए? आप कंसोलिडेट करिए, 4 बैंक बनाइए, चाइना की तरह बड़े बैंक बनाइए, एसबीआई के टक्कर के 4 बैंक आप खड़े करिए। कंसोलिडेट होकर। क्या पॉलिटिकल विल है ऐसे सोल्यूशन के लिए? या तमन्ना जी, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना चाहती है तो उसके लिए हर प्रकार की सुझाव हर प्रकार की नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि आप जो पीएसयू बैंक्स नहीं काम कर रहे हैं अच्छे से उनको कंसोलिडेट करें, 4 बड़े बैंक बनाएं। और अब सरकार को बैंक चलाने के बिजनेस में क्यों होना चाहिए?
अब देखिए ये सब कंसोलिडेशन और टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेशन जिसकी बात कर रहे थे आपकी पैनलिस्ट अभी, इससे कॉस्ट का रिडक्शन किया जा सकता है, कॉस्ट का रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो इसके लिए किस प्रकार की सरकार की सोच है, उसके लिए आपको कम से कम बजट तक तो इंतजार करना पड़ेगा। और पिछले बजट में बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए संजय झा, आपने बताया कि आपका सोल्यूशन है कि ज्यादा पैसे दो ऐसे बैंक्स को जो अब तक ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों और टैक्स पेयर का पैसा वहां जाए? देखिए नहीं देखिए, आपको कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि उनकी क्रेडिट रेटिंग लो है, तो उनको मार्केट से उनको कोई कैपिटल नहीं मिलेगा, उसमें सरकार ही उनको कैपिटलाइज कर सकती है। लेकिन मेरा जो बड़ा सुझाव होगा वो ये होगा कि एक परिवर्तन जो हमें लाना है, आज एक रिटेल बोरोवर किसी भी बैंक का यदि वो डिफॉल्ट करता है तो उसके घर में ढेर सारे लोग आते हैं, उसके एसेट्स उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बड़े उद्योगपति लोग डिफॉल्ट करते हैं तो उस पर इस तरीके से लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, उस पर खुफिया तरीके से लोग उसको गुप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता लाएं। जो बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, यदि किसी ने बैंक ने उनको लोन दिया, उन्होंने डिफॉल्ट किया है, वो इंटरेस्ट को सर्विस नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट को एनपीए बढ़ाया जा रहा है, एक्शन आज हो रहा है, उनका जितना एक्शन क्लेम हो रहा है विलफुल डिफॉल्टर्स पर, उतना ही एक्शन शायद उन बैंक्स पर भी होना चाहिए जिन्होंने सही जानकारी, सही जांच परख करने के बिना वो इतने बड़े लोन्स दिए, क्योंकि इसका खामियाजा हम सब आज भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। नमस्कार।